बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल कहानी एसएम। एक और हॉरर वर्ल्ड में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की कहानी बहुत ज़्यादा भयानक और खौफनाक होने वाली है। दिल थाम कर सुनिएगा व्यूअर्स, क्योंकि ये एक जिन्नी की, एक जिनजादी की कहानी है जिसका दिल हार गया था एक खूबसूरत लड़के पर। तो उस जिनजादी ने कितने जुल्म सितम का निशाना बनाया, कितने लोगों को, उस लड़के के घर वालों को कैसी कैसी अजियत दी, उससे रिलेटेड जितने भी रिश्ते थे उनको कितनी तकलीफ पहुंचाई, आज मैं आपको इस कहानी में बताऊंगी। बहुत ही खौफनाक होने वाली है, तो दिलों को थाम कर सुनिएगा और वीडियो में बने रहिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। बहुत ही ज़्यादा मज़े की और डरावनी होने वाली है ये कहानी। तो कहानी सुनने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपको वीडियो बाद में पसंद आए तो लाइक भी कर देना, ओके। और कमेंट में बताना कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रात सर्द भी थी और कनूतियत में लिपटी हुई थी, और अमावस की तारीख रातों जैसी भयानक भी। नुक्ताए अंजमात ने गिरकर दिसंबर के महीने को कई गुना ज्यादा सर्द कर दिया था। एक तरफ जानलेवा ठंडक और दूसरी तरफ सर्द बर्फीली हवाओं ने रूहों में खून जमा डाला था। हर बंदा और बशर शाम के स्याह साए फैलते ही अपने बिस्तरों में दुबक गए थे, सवाए इस बदनसीब के। इसका इस्तराब और बेचैनी उसे इस जानलेवा मौसम में भी टहलने पर मजबूर किए हुए थी। खुद को स्याह मोटी चादर में लपेटे वो आज़ाने मगरिब के बाद से बाग में टहलते हुए कोई 1000 बार आलम इस्तराब में स्याह तारीख आसमान की तरफ देख चुका था। अयामे बैस का आगाज हो चुका था। अयामे बैस यानी चांद की 13वीं, 14वीं और 15वीं शब। 2 से 3 दिन बाद चांद ने मुकम्मल हो जाना था। आज अयामे बैस की 11 तारीख थी। उसके बदन में बेचैनी ने आग लगाती थी। पूरा बदन सर तापा किसी अंगारे की तरह दहक रहा था, और सारी की सारी आग उसके दाएं गाल पर मौजूद बदनुमा जले हुए दाग में भरी हुई थी, गोया वो सचमुच का अंगारा हो। इब्तदा में ये बदनुमा दाग सुर्ख रंग का था, फिर इसका रंग नीला हो गया, और आज पूरे 7 साल गुजर जाने के बाद ये दाग स्याह रंग का हो चुका था। इसकी स्याही इस कदर संगीन थी कि एक नजर देखकर करायत के मारे दूसरी निगाह डालते ही उसकी तरफ से दिल मतलाने लगता था। कभी तो देखने वाले का दिल ये चाहने लगता था कि तेजधार चाकू से एक ही वार में इस दहकते अंगारे को काट कर जिल्द से अलहदा कर डाले, और इस मुस्तरिब वजूद को हमेशा के लिए पुरसकून कर दे। मगर सुकून तो इस बदनसीब की किस्मत में था ही नहीं। इसके नसीब में तो दर्द लिखा था, इस्तराब लिखा था, हज़्नो अलम लिखा था, मगर सुकून वो नहीं लिखा था। ज़ेब महल के वसी अहाते में टहलते हुए उसने अपनी टांगे शल कर ली थी, मगर बदन में फैली इंतजार की शिद्दत उसे लहजा भर भी रुकने न दे रही थी। स्याह और सुरमई कदीम वक्तों के मोटे मोटे खुरदरे पत्थरों से बना वसी और इस प्याला नुमा कुआं इसकी तवज्जो का मरकज था। वो बेसुकून दिल के साथ उसके करीब ही टहल रहा था। थोड़े वक्फे के बाद उसकी एक निगाह आसमान की तरफ जाती तो दूसरी निगाह चांद की सिमत मुतय्यन करती स्याह तारीख कुएं की गहराइयों में उतर जाया करती थी। इस इंतजार में बेहद शिद्दत थी कि कब चांद ऐन कुएं के ऊपर आएगा, मगर अभी इस अमर में कुछ लम्हे बाकी थे। ये चंद लम्हे उसके लिए सदियों जैसे भारी होते जा रहे थे। ये इंतजार, ये बेचैनी उसके गाल के दाग को मजीद दहकाते हुए जैसे उसकी जान लेने के दर पर थी। उसका हसीन और जमील चेहरा इस दाग की वजह से सुर्ख और स्याह नजर आने लगा था। दर्द व अजियत अपनी इंतहा को पहुंच चुकी थी। बस नहीं था कि इस तकलीफ के मारे उसकी हलक से दर्दनाक चीख निकल पड़ती, ऐसी चीख जो इस रात की नहुसत और अजियत को चीरते हुए इसे पुरसकून करते। मुट्ठियों को भींचते हुए उसने एक तकलीफ से भरी निगाह आसमान पर डाली। रात के 10 बज चुके थे। यही वो वक्त था जब अयामे बैस की पहली रात का चांद, जो अभी कामिल नहीं हुआ था, ऐन इस वसी और इस कुएं के ऊपर आ जाता था, यूं कि कुएं में पानी की सतह पर चांद का वाज़े और शफाफ अक्स बन जाता था। इस मंजर को देखकर यूं गुमान होता था कि जैसे 2 चांद आज की रात में निकले हों, एक आसमान पर और दूसरा कुएं के पानी के ऊपर। आसमान के कुशादा सीने से फूटता खुनक अंधेरा गहरा हो गया था। वहां चांद के चेहरे से निकलता नूर भी दूधिया होकर 4 सू फैल गया। कुआं और उसके इर्द गिर्द हर शय चांदनी में नहा गई थी। कुएं का पानी भी दूधिया हो गया था, और उसे इसी बात का इंतजार था कि पानी का रंग बदले।
वो तेजी से कुएं के करीब आया, एक आखिरी वहशत भरी नजर आसमान पर डाली और दूसरी कुएं में तैरते चांद पर। कुएं के मुंडेर पर झुकते हुए ओक में पानी भरा और अपने चेहरे के बदनुमा दाग पर डाल दिया। छन फिजा में एक जोरदार सी आवाज यूं गूंज उठी कि जैसे यख बस्ता पानी भड़कती हुई आग पर डाल दिया जाए तो वो बुझ जाए। इस मुस्तरिब वजूद में सर तापा करार ही करार उतर आया था। ऐसे कई छींटे अंगारे पर डालते हुए खुद को वो पुरसुकून करता रहा। बेशक आज की रात ही सही, मगर इस दहकते हुए अंगारे को ठंडा कर दिया था। मजीद सुकून के लिए उसने जुनूनी अंदाज में कुएं से लटका डोल जो मोटी सांप नुमा रस्सी से बंधा था भरकर बाहर निकाला और अपना सर कुएं की मुंडेर पर झुका लिया। इस सर्द यख बस्ता रात में इसने खुद के साथ वो अमल किया जो अगर आम इंसान करता तो कुएं का सर्द पानी उसकी जान ले लेता। इसने वो लबालब भरा डोल अपने सर पर उंडेल लिया। ज़ेब महल का शुमार शहर की पुरशिकवा बावकार इमारतों में होता था। बरसा बरस से ये खाली महल अपने मकीनों का मुंतज़िर था। बहुत बार ही आबाद हुआ, मगर अपनी पुरअसरारियत की वजह से जल्द ही वीरानी इसका मुकद्दर बन जाती। इस महल से मुतल्लिक मशहूर था कि इस पर नातीता मखलूक का कब्जा था। वो नातीता मखलूक जिन्नात में से थी या आसेपी, इसके मुतल्लिक कोई जान न पाया था। ज़ेब महल बहुत भारी था। जब भी इस महल की बोली लगने लगती तो साथ ही ये बातें भी गर्दिश करने लगती कि यहाँ हवाई मखलूक का बसेरा है। बहुत से लोग तो इस बात के चश्मदीद गवाह भी थे कि उन्होंने ज़ेब महल की राहदारियों और दालानों में द्यो है कल ह्योलों को रात की तारीकी में देखा था। कई लोगों के मुताबिक इस महल के घने दरख्तों से बंधे जूलों को खुद ब खुद हिलते हुए देखा गया था। पाई बाग में तालाब में लगे फवारे शाम के वक्त जादुई अंदाज में चल पड़ते हैं, जिसमें से रंगीन रोशनियों वाला पानी माहौल को भी रंगीन बना देता है। इस महल की जरी और बालाई मंजिलों में कतार दर कतार बने कमरों की बुलंद बाला छतों से लटकते सुनहरी और सफेद रंग के फानूस खुद ब खुद जलते बुझते हुए देखे गए थे। कुछ लोगों का कहना था कि हर जुमेरात के दिन इस महल की सफाई सुथराई बहुत उम्दगी से नादीता हाथ करते हैं। तकसीम हिंद से कबल ये खूबसूरत इमारत एक नवाब ने अपनी महबूब बीवी के लिए बनवाई थी, जो अपनी मिसाल आप थी। उसकी खूबसूरती की वजह से लोग खींचे चले आते थे, मगर इसके बारे में ये बातें सुनकर खौफजदा होकर लौट जाते। आखिर इस बेआबाद सुनसान मस्कन को अहमद अली खान ने खरीद लिया, जो इंग्लैंड से अपने खानदान के हमरा आए थे और हैदराबाद में सकूनत के लिए कोई मुस्तकिल ठिकाना चाहते थे। सो ज़ेब महल इनकी उम्मीदों पर हर तरह से पूरा उतरा। इस महल को बेखौफो खतर खरीदने की एक वजह यह भी थी कि अहमद अली खान इन किस्से कहानियों को मनगढ़ंत मानते थे जो ज़ेब महल के मुतल्लिक मशहूर थी। जिन्नात और हवाई चीजों का कोई वजूद नहीं, ये इनका अकीदा था और सोच भी। जनाब जिन्नात का जिक्र तो कुरान करीम में भी है। कोई बहस करने वाला कुरान का हवाला देते हुए दलील पेश करने लगता। मुमकिन है कि किसी दौर या किसी जमाने में ये मखलूक इंसानी जिंदगी में अमल दखल रखती हो, मगर 21वीं सदी में इन बातों को मैं महज दकियानूसी ही कहूँगा। मशहूर है कि जब भी किसी ने इस आछी मखलूक के वजूद से इनकार किया है तो फिर ये मखलूक जलाल में आ जाती है। फिर अपने वजूद से इनकार करने वालों को ऐसा यकीन दिलाती है कि बिना देखे ही ऐसी आंख अता कर दी जाती है कि इनकार करने वाला ना सिर्फ मानता है बल्कि तस्लीम करने पर भी मजबूर हो जाता है। वो पहली बार शाहज़ेब अली खान, जो अहमद अली खान का अकलौता बेटा था, को ज़ेब महल के पाए बाग में तालाब के करीब नजर आई थी। नीली चमकदार आंखों वाली लड़की, बिल्कुल उसी की हम उम्र थी। उसकी आंखें गैर मामूली चमकदार थीं, यूं जैसे 2 अदद नीलम के पत्थर जड़े हो। तुम कहाँ रहती हो? ज़ेब महल में। अच्छा, तुम्हारा कमरा कौन सा है? कोई नहीं, मैं तो अपने खानदान के साथ वहाँ रहती हूँ। वो बेहद हसीन 7 साला बच्ची जो शाहज़ेब की हम उम्र थी, वो प्याला नुमा कुएं की तरफ इशारा करती तो शाहज़ेब हैरान रह जाता और उलझ भी जाता। तुम्हें पता है मैं किस दिन पैदा हुई हूँ? जिस दिन तुम पैदा हुए हो, मैं भी ठीक उसी दिन पैदा हुई थी। उसकी हर बात ही उलझा देने वाली थी। ये और बात थी, वो बड़ी खुशी और जोश से बताया करती थी कि उसका और शाहज़ेब का पैदाइश का दिन एक ही था। तुम कभी अपने घर वालों को भी लेकर आओ ना। शाहज़ेब ने हमेशा उसे ज़ेब महल में तन्हा फिरते और खेलते देखा था। उसके अंदर तजस्सुस था कि वो इसके घर वालों से भी मिले, मगर वो कभी नजर नहीं आए थे। नहीं,
वो कभी तुम लोगों से मिलने नहीं आएंगे, बल्कि वो तो मुझे भी मना करते हैं। ये कहते हुए वो बेहद मजमूम सी हो जाती थी कि उसकी आंखों में जड़े नीलम से निकलती गैर मामूली रोशनी बेहद मध्यम हो जाया करती थी। पर क्यों? क्योंकि वो कहते हैं तुम खाक हो। खाक? ये खाक क्या होता है? पता नहीं। अच्छा, अगर हम खाक हैं तो फिर तुम क्या हो? 7 साला शाहजेब को कभी ये बात समझ ना आई थी। ना उसकी उम्र ऐसी थी कि वो खुद ब खुद समझ जाता कि वो बच्ची कौन है। बहरहाल जो भी था वो उसे अच्छी लगती थी, खास तौर पर उसकी खूबसूरत आंखों के चमकते नीलम। शाहजेब को उसके साथ खेलना अच्छा लगता था। चंद ही दिनों में वो उसकी बेहतरीन दोस्त बन गई थी। ये लो मिठाई। वो अक्सर इसके लिए कुछ न कुछ तोहफतन लाया करती थी, जिसे देखकर वो हैरान रह जाता। वो चीजें बेहद बेशकीमती हुआ करती थी और बहुत मुनफरिद और जायकादार। शाहजेब ने ऐसी चीजें पहले नहीं देखी थी। जरूर इस बच्चे का ताल्लुक किसी अमीर कबीर घराने से है, वो अक्सर सोचता। अरे ये तो बहुत मजे की है, ये किस दुकान से लाई हो? वो इसके सवाल का जवाब हमेशा मुबहम देती थी। तुम्हारा दिल जब चाह करे ना, बता दिया करो, मैं तुम्हें ला दिया करूंगी। वो यूं लापरवाही से जवाब देती कि जैसे शहर की तमाम मिठाइयों की दुकान की मालिक हो, जहाँ से वो जब चाहे जो चाहे ला सकती है। एक बार वो उसके लिए बहुत उम्दा सी खुशबू इत्र लेकर आई। इसकी खुशबू बेहद मशहूर कुन थी। इत्तफाक से शाहजेब ने उसे लगाया तो मौलवी साहब कुरान पढ़ाने आ गए। वो उसे असर के वक्त कुरान पढ़ाते थे। शाहजेब को अपनी तबीयत में बोझलपन सा महसूस हो रहा था, सर भी भारी हो रहा था। तबीयत कुरान पढ़ने की तरफ मायल ही नहीं हो रही थी। वो बेदिली से कुरान पढ़ रहा था। गुनूदगी की वजह से उसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं। कारी अब्दुल कहार अपने शागिर्द की हालत पर गुरूहोश कर रहे थे कि तेज खुशबू का झोंका उनके तनफ्फुस में उतरा तो लम्हा भर के लिए उनका दिमाग चकरा कर रह गया और बेइख्तियार जुबान ला हौल वला कुव्वता पढ़ने पर मजबूर हो गई। शाहजेब, आपने खुशबू लगा रखी है। कारी अब्दुल कहार को अपने शागिर्द की सुस्ती और गुनूदगी का सिरा मिल गया। जी कारी साहब, बच्चे ने गुनूदगी में डूबा जवाब दिया। चंद लम्हों बाद वो यकीनन नींद के हाथों मगलूब होने वाला था। किसने दी आपको ये खुशबू? कारी साहब कदरे गुस्से में बोले। उन्हें एक कम उम्र मासूम बच्चे का इत्र लगाना बिल्कुल मुनासिब नहीं लगा था। कारी साहब के मजीद सवाल करने पर शाहजेब ने उस बच्ची के बारे में बता दिया जो उसकी दोस्त थी और जो ज़ेब महल के कुएं में रहती थी। ये सुनने की देर थी कि कारी साहब तो अचानक जलाल में आ गए। शाहजेब को फौरन कपड़े तब्दील करने का हुक्म दिया और फिर उससे वो खुशबू की शीशी मंगवाई जो उस अनजान बच्ची ने दी थी। शाहजेब का हाथ पकड़कर ज़ेब महल के वसी व अरीज कुएं के पास पहुंच गए। वो शीशी उठाकर उस कुएं में फेंकती और बुलंद आवाज में चिल्लाई, काबू में रखो वरना नुकसान उठाएगी। कारी साहब क्या कर रहे थे, क्या बोल रहे थे, शाहजेब कुछ नहीं समझ पाया था। वो किससे मुखातिब थे, किसको धमका रहे थे, ये सब शाहजेब की समझ से बालातर था। उसका मासूम जहन सिर्फ ये सोच रहा था कि कारी साहब ने इसकी दोस्त का दिया तोहफा कुएं में क्यों फेंक दिया। उसका दिल बुरी तरह से उदास हुआ कि आंखों में आंसू आ गए। इस वाकये के बाद कारी अब्दुल कहार ने शाहजेब पर कड़ी नजर रखनी शुरू कर दी। अक्सर उस बच्ची के मुतालिक पूछते कि वो कोई तोहफा तो नहीं लाई या अब वो मिलने तो नहीं आई। आइंदा अगर वो पूछते तो हरगिज ना लेना। ये एक मुअल्लिम की अपने शागिर्द को सख्त तंबीह थी, जिसकी पासदारी शाहजेब पर उन्होंने लाजिम करार दे रखी थी। कारी अब्दुल कहार ने उस बच्ची से मिलने पर क्यों पाबंदी लगाई थी? वो तो बेहद भोली भाली और मासूम सी थी जो ज़ेब महल में वाहिद उसकी दोस्त थी। शाहजेब इस बारे में सोचकर मुस्तरिब सा हो जाता था। इस तरह हद से भरा तो सवाल की शक्ल इख्तियार कर गया। कारी साहब, आखिर उससे दोस्ती में क्या बुराई है? पहले तो कारी साहब इस सवाल पर बरहम हुए, फिर इसकी उम्र और जहनी बेचैनी को देखते हुए तहम्मुल का सहारा लिया। बेटा, दोस्ती अपने जैसों से की जाती है। मगर कारी साहब, वो तो मेरी जैसी ही है, मेरी हम उम्र है और मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है। शाहजेब का ये सवाल इस बात का गमाज था कि वो इस बच्ची से कितना लगाव रखता है। वो कारी साहब के हुक्म पर दोस्ती छोड़ तो बैठा था, मगर जहन उसी की तरफ ही लगा रहा। उसका चेहरा बहुत उदास रहने लगा था, हर वक्त बुझा बुझा सा। उसका ध्यान पढ़ाई में भी नहीं लग रहा था। कारी अब्दुल कहार ने जो ये तब्दीलियां देखी तो ज़ेब महल के मकीनों को हमदर्दाना अंदाज में एक नसीहत कर डाली। शाहजेब को इस महल से कहीं दूर भेज दिया जाए,
और इस वक्त तक यहाँ आने की इजाजत ना दी जाए जब तक वो बाशऊर और बालिग ना हो जाए। ये नसीहत उन्होंने क्यों की, किस खतरे को भांपते हुए की, इस बात को उन्होंने शाहजेब के बड़ों से छुपा कर राज में रखा और ना ही उस पुरअसरार बच्ची के मुतालिक किसी को कुछ बताया था। इस बात में क्या मसलहत थी, इसे कारी साहब ही जानते थे। कारी साहब के मशवरे के मुताबिक शाहजेब को दूसरे शहर तालीम की गर्ज से भेज दिया गया और शहर के मशहूर हॉस्टल में उसका दाखिला करवा दिया गया। वक्ते रुखसत शाहजेब ने एक उदास अलविदाई निगाह उस प्याला नुमा कुएं पर डाली तो वहां खड़ी वो बच्ची बेहद दिल करिफ्ता सी लगी थी कि उसकी आंखों के चमकदार नीलम जेरे आब थे। उसे जेब महल से दूर क्यों भेजा जा रहा था? आखिर उसे इतनी अच्छी दोस्त से जुदा क्यों किया जा रहा था? वो ये सिर्फ सोच सकता था। उसके पास इन सवालों के जवाबात ना थे, क्योंकि अभी वक्त को मंजूर नहीं था कि हकीकतों से पर्दा उठे, इसलिए कि हर काम का एक वक्त मुकर्रर होता है। अयामे बैस चल रहे थे। 14वीं का चांद बहुक्म इलाही अपनी तकमील की जानिब बढ़ रहा था। मामूल में अजीब सी उदास और बेचैनी रची बसी थी। लाख कोशिश के बावजूद शाहजेब की आंखों से नींद दूर थी। बोझल दिमाग के साथ वो आंखें मूंदे लेटा हुआ था कि कमरे के दरवाजे पर दस्तक ने उसे झंझोर डाला। रात का 1 बज रहा था। वार्डन, गार्ड या फिर कोई मुलाजिम, किसी के भी आने का ये वक्त न था। जरूर कोई स्टूडेंट है, वो सोच रहा था। मौसम की खुनकी कुछ रूह से भर गई थी। ठंड के अमीक एहसास ने शाहजेब के बदन में सनसनाहट पैदा करती थी। सन्नाटे में वक्फे वक्फे से होने वाली दस्तक दिल को धड़का रही थी। कौन है? ज़रताश। दरवाजे के उस पार से नुस्वानी आवाज उभरी। आवाज और नाम हरगिज भी अजनबी न थे। शाहजेब ने हैरानगी से घड़ियाल की सुनहरी सुइयों को देखा। उसे इस अचानक आमद पर सख्त हैरत थी। वो बिजली की तेजी से बिस्तर से निकला और नंगे पांव यख बस्ता फर्श पर तेजी से पैर जमाता दरवाजे की जानिब लपका। अयामे बैस का चांद हॉस्टल की बालकोनी में शाहजेब के कमरे के बिल्कुल सामने था। गोके वो अभी नामुकम्मल था, मगर उसके गिर्द नूर का हाला उसे मजीद दूधिया बना रहा था। चांद का मध्यम सा अक्स हॉस्टल के कॉरिडोर में भी दिखाई दे रहा था। इस अक्स में बला की यासीद खुली थी। ज़रताश, तुम इस वक्त? एक हसीनो जमील दोशीज़ा का रात के इस पहर इसके कमरे के बाहर खड़ा होना उसे तसबज़ब का शिकार कर गया था। लम्हा भर के लिए तो उसे ख्याल गुजरा कि वो हालत ख्वाब में है, क्योंकि ख्वाब में तो ज़रताश से वो रोज ही मुलाकात करता था। यहाँ आंख लगी और वहाँ वो हाजिर, किसी जिन जाती या परी जात की तरह। एक रात भी अगर वो ख्वाब में ना आती तो शाहजेब की सारी रात इस्तराब में कटती, और ये इस्तराब ऐसा जानलेवा होता कि वो हर बात हर चीज से बेजार और लाताल्लुक सा हो जाता था। बहुत उदास थी, इसलिए खुद को रोक ना पाई। ज़रताश की आंखों में जड़े चमकदार नीलम आंसुओं की वजह से झिलमिलाने लगे। शाहजेब बचपन ही से इन गैर मामूली चमकदार आंखों का दीवाना था। उसे लगता था कि वो इन आंखों की नीली झील में किसी दिन डूब जाएगा। उसे इन आंखों की नमी बेइंतहा दुखी करती थी। तुम रोती रही हो ज़रताश? इन फिरोजी नगीनों में दुख और नमी देखकर शाहजेब का अपना दिल डूबने लगता था। अयामे बैस की पहली रात का चांद स्याह आसमान के बादलों पर तैरता बिल्कुल शाहजेब के सामने आ गया था। बालकोनी के करीब ही खड़े द्यो कामत दरख्त सर्द हवा की सरसराहट से झूम रहे थे कि माहौल के सकूत को साए साए की आवाज चीर डालती थी। ज़रताश इससे पहली बार मिलने नहीं आई थी। वो जब से हॉस्टल आया था वो उससे कई बार मिलने आई थी, मगर अक्सर शाम को आती और रात होने से पहले चली जाती थी। जब उसे जेब महल से दूर भेज दिया गया था तो 2-3 बार ही ज़रताश उससे मिलने आई थी। वो उसे देखकर सख्त हैरान रह गया था कि इतनी छोटी सी बच्ची यहाँ तक कैसे पहुंची। तुमने मुझे कैसे ढूंढ लिया ज़रताश? अपनी दोस्त से मिलने की खुशी अपनी जगह, मगर हैरत अपनी जगह थी। तुम कहीं भी होगे ना शाहजेब, मैं तुम्हें ढूंढ लिया करूंगी। वो बहुत फख्र से बोली थी, जैसे ये तो कोई मुश्किल काम ही नहीं है। वो फिर से शाहजेब के लिए तहाइफ लाई थी, उसकी पसंदीदा मिठाई जो शाहजेब की कमजोरी थी, और मशहूर कुन खुशबू वाला इतर तो लाजमी हुआ करता था। नहीं ज़रताश, ये इतर मैं नहीं लूंगा। मिठाई वो खा लेता था, मगर इतर का तोहफा कबूल करते हुए अनजाना सा खौफ दामनगीर होता था कि शायद अपने मौलम का हुक्म पास होता था। चलो लगाना मत, मगर रख तो लो। ज़रताश बला की जिद्दी लड़की थी। इस बात का अंदाजा शाहजेब को बचपन में तो नहीं हुआ था, मगर अब 20 साल की उम्र में अच्छी तरह से अंदाजा हो गया था।
ये भी उसकी जिद्दी तबीयत का एक अमली मुजाहिरा था कि कारी अब्दुल कहार ने शाहजेब को जरताश से दोस्ती रखने से मना किया था, मगर जरताश इस सब के बावजूद भी शाहजेब से मिलने आती रही थी। अगर वो दिल के बोझलपन से मजबूर होकर जरताश को आने से रोकता तो वो बेनियाजी से कहती, पाबंदी तुम पर है, मेरे पर तो नहीं है ना। जरताश को कारी अब्दुल कहार पर बेहद गुस्सा था कि उन्होंने शाहजेब को जेब महल से दूर क्यों भेजा। ये उनकी भूल है कि वो मुझे तुमसे मिलने से रोक देंगे। ये बात कहते हुए जरताश के इरादों की मजबूती और जिद्दीपन शाहजेब को लर्जा गई थी। वो अपनी अंदरूनी कशमकश से सख्त परेशान था। एक तरफ तो कारी साहब का हुक्म और दूसरी तरफ जरताश से दिन ब दिन बढ़ता लगाव और वाबस्तगी उसे बेकरार रखने लगी थी। दिलो दिमाग में एक जंग सी जारी थी। जरताश को देखे बिना उसे करार नहीं आता था। ये बेकरारी उसे निढाल और गुमसुम करने लगी थी। हॉस्टल में शाहजेब के मुतालिक पुरअसरार सी बातें गर्दिश करने लगी। शाहजेब के रूम से रात के वक्त किसी से बातें करने की आवाजें आती हैं। ये हॉस्टल का गार्ड था। आवाज नुस्वानी होती है, जबकि बॉयज हॉस्टल में किसी भी लड़की का आना ममनू था। शाहजेब के रूम से जुमेरात की शाम को भीनी भीनी सी खुशबू आती है, मगर तासीर ऐसी है कि अगर ज्यादा देर तक सूंघी जाए तो जी मतलाने लगता है और कनपट्टियां दर्द से फटने लगती हैं। ये एक स्टूडेंट का बयान था। शाहजेब बहुत गुमसुम और अलग थलग रहने लगा था। ये उसके दोस्तों का इंकिशाफ था। अक्सर चौदहवीं रातों में शाहजेब को बालकोनी में तन्हा खड़े बातें करते देखा गया है। ना जाने उसे कोई दिमागी आर्जा लाहक हो गया है। ये हॉस्टल वार्डन की राय थी। ये अयामे बैस की गालिबन पहली रात थी। सरताश उससे मिलने आई थी। शाहजेब, यहाँ क्यों खड़े हो और किससे बातें कर रहे हो? इस वक्त वार्डन राउंड पर था। शाहजेब के रूम के सामने से गुजरा तो उसे रात के 1 बजे यूं तन्हा खड़े देखकर सख्त हैरानगी हुई। शाहजेब पर इस वक्त घबराहट का सख्त हमला हुआ था कि अब ये बात सारे हॉस्टल में फैल जाएगी, मगर हैरत थी कि उसे वो मुजस्सिम हुस्न जमाल क्यों नजर नहीं आ रही थी। इन सब बातों ने शाहजेब की जात के गिर्द इसरार का ऐसा जाल बुन दिया था कि हॉस्टल वाले उसे मजीद रखने पर राजी न थे। उनके मुताबिक शाहजेब को इस वक्त तालीम की नहीं इलाज की जरूरत थी, सो उसे हॉस्टल से निकाल दिया गया। वाकई शाहजेब की जात में काफी तब्दीलियां आ गई थी। वो सारी रात जागता रहता था और पाई बाग में तन्हा चहलकदमी करता रहता। वो बहुत उदास और गुमसुम रहने लगा था। उसके कमरे और लिबास से ऐसी मशहूर कुम खुशबू आती थी जो पहले तो अच्छी लगती, मगर कुछ देर बाद असर अंगेजी का यह आलम होता कि दर्द से कनपट्टियां फटने लगती और दिल खराब होने लगता था। शाहजेब सोई जागती कैफियत में अपना नाम सुनकर वो उठ बैठा। शाम से ही तूफानी बारिश हो रही थी जो लम्हा भर के लिए भी थमी न थी। बादलों की गरज और बिजली की कड़क रोशनदानों और शीशों के दरवाजों को लर्जाती तो माहौल में भयानक शोर बरपा होता। अभी वो इसी शशोपंज में था कि किसी ने उसे पुकारा और फिर से सदा उभरी, आओ ना बाहर। एक तो बारिश का शोर और दूसरी तरफ अनजान सदा। शाहजेब के दिल में खौफ ने पंजे काट दिए। कौन है? उसने पूछा, मगर खामोशी छाई रही। मगर ना जाने क्या ताकत थी, क्या कशिश थी जो कशिशे शकल से भी ज्यादा जोरावर थी, उसे अपनी जानिब खींच रही थी। अनजाना सा शहर उसे बाहर जाने पर मजबूर कर रहा था। आखिर उसका बेइख्तियार वजूद बाहर निकल गया। वो नादीदा ताकत के जेरे असर खींचा चला जा रहा था। उसे कोई होश नहीं था। मौसम और तूफान की परवाह किए बगैर वो बस चलता जा रहा था। दालान को नंगे पांव अबूर करते हुए वो तवील राहदारी से गुजरता जेब महल के खारची दरवाजे पर पहुंच चुका था। बारिश का तूफान मतवातर जारी था। शोरीदा हवाएं अपना आप बेतरती से दरवाजों और खिड़कियों से टकराती थीं। ऐसा भयानक और दिल को चीर देने वाला शोर करती कि जैसे जीत महल की गफलत में सोए मकीनों को जगाने के जतन में थी। शायद पैगाम पहुंचाना चाह रही थी कि जेब महल पर कोई आफत टूटने वाली है जो इस तूफान से भी बड़ी होगी। आ जाओ शाहजेब। शाहजेब के बेइख्तियार कदमों का रुख खारजी दरवाजे की तरफ था। बाहर तारीकी ही तारीकी थी, किसी डाइन के स्याह बानों जैसी। आसमान के बादलों का रंग स्याह कोल तारी हो चला था। वक्फे वक्फे से चमकने वाली बिजली स्याह कोल तारी बादलों को लम्हा भर के लिए सफेदी अता करती तो आंखें इस वहशतनाक मंजर को देखकर फटने लगती। शाहजेब होले होले कदम उठा रहा था, गोया वो नींद में चल रहा था। जेब महल के पाई बाग में पहुंचा तो हर तरफ कीचड़ ही कीचड़ था।
वो अपना तवाज़न कायम रखने की भरपूर कोशिश करने लगा था, मगर कीचड़ में पांव धंस रहे थे। आओ शाहज़ेब, इस कुएं के पास आओ, आओ ना। आवाज में जादू भरा था, एक सहर था, कशिश थी जो शाहज़ेब के दिल पर किसी साधु के मंत्र की तरह असर कर रही थी। वो बस चलता जा रहा था, धीरे धीरे, होले होले, कि इसी पर अचानक गिर पड़ा। सारा लिबास कीचड़ ज़दा हो गया था, मगर वो आवाज मुसलसल आ रही थी। शाहज़ेब, वो फिर से खड़ा हो गया। वो अब बिल्कुल कुएं के करीब था। निढालो बेख्तियार शाहज़ेब का वजूद कुएं की बुलंदो बाला दीवार से लगी 2-3 कदम की सीढ़ियों पर पैर जमाने लगा, मगर नंगे पांव होने की वजह से तवाज़न बरकरार न रख पाया। इससे पहले कि वो कुएं के अंदर गिर जाता, फिजा में जोरदार चीखें बुलंद हुई और वो होश से बेगाना हो गया। शायद जुनूनी हवाओं ने ज़ेब महल के मकीनों को जगा डाला था। उस भयानक रात में ज़ेब महल का अकलौता जानशीन बच गया था, मगर अयामे बैस की अगली 2 रातों में जब चांद तकमील तक पहुंचता, शाहज़ेब हर बार इसी कुएं के पास बेहोश मिलता। ये बात शाहज़ेब के वालिदैन के लिए बाइस तशवीश थी। किसी का ख्याल था कि शाहज़ेब को कोई दिमागी बीमारी हो गई है या फिर इसे नींद में चलने की बीमारी है। इस मामले में अगर किसी की राय मुख्तलिफ थी तो वो ज़ेब महल की बूढ़ी मुनाज़िमा की थी। वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी भी थी और जहादीता भी। बेगम साहब, छोटे साहब पर किसी ऊपरी चीज़ का कब्जा मालूम होता है। एक रोज़ डरते डरते उसने अपनी सोच जहां आरा के सामने रख दी। तुम कैसे ये बात बिना सबूत के कह सकती हो? जहां आरा की सोच अपने शोहर अहमद अली खान से मुख्तलिफ थी। वो इस मखलूक के वजूद को मानती थी और यकीन भी रखती थी कि इंसानों के अलावा और भी मखलूकात वजूद रखती हैं, और जिन्नात का जिक्र तो कुरान पाक में भी है, बल्कि एक सूरा का नाम भी इस मखलूक के नाम पर है। ज़ेब महल जब खरीदा जाने लगा तो तब इन बातों ने जहां आरा को परेशान तो किया था। ज़ेब महल पे नादीदा मखलूक का कब्जा है, मगर फिर सबकी पसंद देखते हुए वो बेचारी खामोश तो हो गई, मगर वहम दिल के नेहा खानों में पंजे गाड़ कर बैठ गया था। मगर अब फिर ये बातें बेचैन करने लगी थी, क्योंकि अब मामला अकलौते बेटे की जिंदगी का था जो पिछली 3 रातों में मरते मरते बचा था। बेगम साहिबा, मैंने छोटे साहब को बचपन में, और फिर बूढ़ी मुलाजमा ने शाहज़ेब के बचपन की वो वाक़यात बता डाले जो उसने अभी तक किसी को नहीं बताए थे। छोटे साहब अक्सर कुएं के पास अकेले बातें करते नजर आते थे। उनके पास बहुत कीमती तोहफे हुआ करते थे। और फिर मुलाजमा ने वो किस्सा भी बयान कर डाला जो इतर लगाने पर अब्दुल कहार नाराज हुए थे और वो इतर की शीशी कुएं में फेंकती थी। शाहज़ेब को ज़ेब महल से दूर रखने में भी यही बातें कार फरमा थी कि कारी अब्दुल कहार के मुताबिक वो जितना यहाँ से दूर रहेगा इतना ही इन असरात से दूर रहेगा। तुमने कभी शाहज़ेब से पूछा था कि वो कुएं के पास किससे बातें करता था? जहां आरा का दिल बेहद डर गया था। जी बेगम साहब, मैंने पूछा तो था। उन्होंने बताया था कि मेरी दोस्त है जो नीली आंखों वाली बच्ची है। तुमने पहले ये सब मुझे क्यों नहीं बताया? जहां आरा को सख्त गुस्सा आ रहा था कि मुलाजमा ने इतनी अहम बातें क्यों छुपाई कि अब बात यहाँ तक आ पहुंची है। वो जी बड़े साहब की वजह से वो इन बातों को नहीं मानते ना। अगर मैं उस वक्त ऐसी कोई बात बता देती तो हो सकता है वो मुझे नौकरी से निकाल देते। बेगम साहब, हो ना हो वो बच्ची या तो जिन जाती है या फिर कोई परी जात है। बूढ़ी मुलाजमा ने दिल की बात कह डाली। जहां आरा दुख और परेशानी के मारे रोने लगी। बेगम साहिबा, आप परेशान ना हो। हैदराबाद में ही एक दरगाह है जहां एक अल्लाह वाली बैठती है। हर जुमेरात को ऐसे लोगों पर जिन चीजों का भी कब्जा होता है वो फौरन बता देती है। जहां आरा को जुमेरात का बेचैनी से इंतजार था। अहमद अली खान को उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं बताया था। जानती थी कि वो मना कर देंगे, मगर जहां आरा अब और देर नहीं करना चाहती थी। आगे ही बहुत देर हो गई थी। इन दिनों में शाहज़ेब भी बहुत बेचैन और बेकरार था। गुस्सा, चीखना, चिल्लाना और तोड़ फोड़, वो किसी के काबू में नहीं आ रहा था। मुझे कहीं नहीं जाना आपके साथ। शाहज़ेब ने तेज धार खंजर से कई बार ना सिर्फ माँ पर हमला किया बल्कि खुद को भी जख्मी करने की कोशिश की। चलती गाड़ी से बारहा छलांग लगाने की कोशिश की, मगर गार्ड ने नाकाम बना दी। तेरे बेटे पर जिनजाती आशिक हो गई है। शाहज़ेब पर पहली नजर डालते ही उस अल्लाह वाली ने साफ बता दिया, इसका कोई इलाज तो होगा ना? जहां आरा दरस्ती आवाज में बोली। इनके तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि ज़ेब महल की सारी नहुसत इनके बेटे पर आ जाएगी। वो बहुत ताकतवर है,
اس کا پیچھا اتنی آسانی سے نہیں چھوڑے گی۔ اللہ والی کے منہ سے یہ الفاظ سن کر جہاں آرا رونے لگی تھی۔ اکلوتے بیٹے کی زندگی خطرے میں گھری تھی۔ شاہ زیب اس سارے وقت میں غضبناک چہرہ لیے اور سرخ انگارہ آنکھوں سے اللہ والی کو گھور رہا تھا۔ وہ بار بار منہ سے انتہائی بھیانک آوازیں نکال کر رسیاں توڑنے کی کوشش کر رہا تھا جو اللہ والی نے اس کے ہاتھوں میں باندھ دی تھی۔ وہ بھرپور کوشش کر کے اپنے آپ کو آزاد کروا کر اللہ والی پر حملہ آور ہونا چاہتا تھا۔ لو یہ دھاگا اس کی دونوں کلائیوں پر باندھ دو۔ اگر ایام بیس تک جنزاتی انہیں کھول نہ پائی تو تمہارا بیٹا اس کی قید سے آزاد ہو جائے گا، ورنہ ایام بیس میں 14 دن تھے اور یہ 14 دن زیب محل کے مکینوں کے لیے کسی آزمائش سے کم نہ تھے۔ یہ وہ وقت تھا جو ان کے اور زرتاش کے درمیان فیصلہ کن مرحلہ تھا۔ اللہ والی کے مطابق زرتاش شاہ زیب کو اپنے ساتھ لے جانے کی ہر ممکن کوشش کرے گی۔ عشق کی اس جنگ میں اسے کسی کی جان بھی لینی پڑی تو وہ یہ بھی کر گزرے گی۔ وہ عشق ذاتی جو ابھی تک زیب محل کے مکینوں سے پوشیدہ رہی تھی اب اپنا آپ ان پر عیاں کرنے لگی تھی۔ سیاہ رنگ کی بلی جو عام بلیوں کی نسبت جسامت میں بڑی تھی، اس کی آنکھوں کا رنگ نیلا تھا۔ وہ زیب محل میں کافی دنوں سے نظر آ رہی تھی۔ دن بھر وہ کنویں کی منڈیر پر بیٹھی رہتی اور راتوں کو زیب محل کی راہداریوں میں پھرتی روتی رہتی۔ یہ آوازیں سن کر شاہ زیب بے چین ہو جاتا تھا۔ مجھے یہ بلی نہیں وہی بلا لگتی ہے۔ سرونٹ کوارٹر میں بوڑھی ملازمہ کی سماعتوں سے بلی کی آواز آر پار ہوتی تو اس کے دل میں خیال آیا۔ وہ دبے پاؤں باہر نکل آئی۔ اس کے قدموں کا رخ شاہ زیب کے کمرے کی طرف تھا جہاں سے بلی کے رونے کی آوازیں مسلسل آ رہی تھیں۔ وہ نہ صرف رو رہی تھی بلکہ اپنے تیز اور نوکیلے ناخنوں سے ایک کمرے کے دروازے کو کھرچ رہی تھی۔ دروازہ باہر سے لاک تھا ورنہ بلی کی آوازوں پر شاہ زیب ابھی تک باہر آ چکا ہوتا۔ بوڑھی ملازمہ کی نظر بلی پر پڑی تو عالم تیش میں ڈنڈے کا بھرپور وار اس کے سر پر کیا۔ بلی ایک فلک شگاف چیخ مار کر فرش پر گر پڑی۔ بوڑھی ملازمہ کا خیال تھا کہ شاید یوں ہی وہ زیب محل کے مکینوں کو اس جن ذاتی کے چنگل سے نجات دلاتے کی، مگر یہ محض اس بیچاری کی بھول ہی تھی۔ جن ذاتی جو کہ عشق ذاتی تھی اس کے سر پر عشق سوار تھا۔ اسے چھٹکارا اتنا آسانی سے کہاں ممکن تھا۔ چند لمحوں کے لیے زیب محل پر گہرا سکوت چھا گیا تھا مگر یہ عارضی تھا۔ سرونٹ کوارٹر سے یکدم چیخوں کا طوفان بلند ہوا۔ بوڑھی ملازمہ مردہ حالت میں پائی گئی تھی، یوں جیسے کسی بلا نے اسے پنجوں سے ادھیڑ ڈالا ہو۔ ملازمہ کی موت کی کیا وجہ تھی، اسے کس نے یوں بے ترتیب سے قتل کیا تھا، اس کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ ہاں اس دن کے بعد وہ نیلی آنکھوں والی بلی دوبارہ دکھائی نہ دی تھی، مگر زیب محل میں مختلف نوعیت کے پراسرار واقعات رونما ہونے لگے۔ کبھی محل کے کسی گوشے میں اچانک آگ بھڑک اٹھتی، کبھی کوئی قداور ہیولا آگ کے گولے پھینکتا ہوا دکھائی دیتا، کبھی اژدہا پھنکارتا دکھائی دیتا اور دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو جاتا۔ کسی کو سوتے ہوئے محسوس ہوتا کہ کوئی اس کا گلا دبانے کی کوشش کر رہا تھا، کسی کو سیڑھیوں سے دھکا دے کر زخمی کر دیا جاتا۔ گو کہ عشق ذاتی زرتاش انتقام پر اتر آئی تھی۔ زیب محل کے مکین جو اس نادیدہ مخلوق کے وجود کے انکاری تھے، اس بھیانک تجربے سے گزرنے کے بعد ماننے پر مجبور ہو گئے تھے۔ ابا جان، میں تو کہتی ہوں اگر جنات کا مسکن یہ کنواں ہے تو اسے آگ لگا دی جائے۔ یہ شاہ زیب کی بڑی بہن تانیہ تھی جو زرتاش کے انتقام کا نشانہ بن کر سیڑھیوں سے گر کر بری طرح سے زخمی ہوئی تھی۔ اس کی بھی یہی خواہش تھی کہ زیب محل اور شاہ زیب کو ہمیشہ کے لیے اس افریت سے نجات مل جائے۔ احمد علی خان نے اس بات سے اتفاق کرتے ہوئے ملازموں کو ہدایت کر دی کہ اس منحوس کنویں کو جلا دیا جائے، مگر عین موقع پر ایک بڑا سیاہ رنگ کا ناگ نظر آیا جو کنویں کی حفاظت پر مامور تھا۔ اس کی آنکھوں کا رنگ نیلا تھا۔ وہ اس قدر خوفناک اور بڑا تھا کہ اس کی پھنکار سے زیب محل کے در و دیوار لرز اٹھے تھے۔ اس نے کئی ملازموں کو ڈس لیا تو باقیوں نے بھاگ کر اپنی جان بچائی۔ زیب محل پر خوف کے سیاہ بادل چھا گئے۔ وہ چاہ کر بھی اس کنویں سے نجات حاصل نہ کر سکے تھے۔ خان صاحب، میرا مشورہ ہے کہ شاہ زیب کی شادی کر دی جائے۔ یہ زیب محل کا خاندانی مولج ڈاکٹر تھامسن تھا جو ان باتوں کا بالکل بھی قائل نہ تھا۔ اس کے مطابق دنیا بہت ترقی کر چکی ہے، یہ باتیں صرف قصے کہانیوں تک رہ گئی ہیں، حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ ویسے بھی بطور مولج وہ اس بات کے حق میں تھا کہ اگر ایسے شخص کی شادی کر دی جائے تو وہ ان تہمات سے نجات حاصل کر لے گا کہ کوئی اندیکھا وجود اس پر عاشق ہے۔
डॉक्टर थॉमसन ये मशवरा देकर फारिग हो गए, मगर उन्हें अंदाजा भी न था कि ये मशवरा उन्हें जिंदगी से आज़ाद कर देगा। वापसी पर उनकी गाड़ी का शदीद एक्सीडेंट हुआ और गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी। ज़ेब महल का एक और हमदर्द मौत के मुंह में चला गया था। मुश्किलात और मसाइब ने तो ज़ेब महल में जैसे डेरे डाल लिए थे। जूं जूं चांद अयामे बैस में दाखिल हो रहा था, कोई ना कोई नाखुशगवार वाक़या हो जाता था। जहां आरा इसी खौफो हरास में घिरी परेशान बैठी थी कि एक इंतहाई ज़ईफ और कमज़ोर आवाज़ जिसमें बेहद दर्द था समातों में आर पार हुई। है कोई जो मुझ भूखी को खाना खिलाते? फटे पुराने कपड़ों और खिचड़ी ज़दा बाल बेहद ज़ईफ औरत थी जिसकी कमर किसी कमज़ोर शाख की तरह मुकम्मल झुकी थी। लकड़ी के मोटे से डंडे के सहारे चलते हुए वो लरज़ रही थी। वो बोलती तो अल्फाज लरज़ रहे थे। उसकी शख्सियत में कुछ नुमाया था। वो उसकी गैर मामूली चमकदार नीली आंखें थीं। बेटे की वजह से परेशान हो? कांपती बूढ़ी आवाज में बोलते हुए वो जहां आरा को हैरान कर गई थी। लरसते हाथों से लुकमा मुंह तक ले जाते हुए वो बीसियों बार गिरा चुकी थी। अभी वो गौर फिक्र में मुब्तला उसकी आंखों की नीलाहटों पर नजर जमाई थी कि एक और बात हैरान कर गई। जिनजाती जरताश आशिक है इस पर। ये वो बात थी जो उस पूरी औरत के मुंह से निकली। ये बात ऐसी थी जो सिर्फ ज़ेब महल के मकीन जानते थे या फिर वो अल्लाह वाली। ये तीसरी अनजान शख्सियत जिसे पहली बार मुलाकात हो रही थी कैसे जान गई थी? इसकी एक वजह यह हो सकती थी कि हुलिये से बज़ाहिर बदहार नजर आती ये उम्र रसीदा कमर खमीता बुढ़िया जरूर ज्ञानी थी। इसकी कोई बातनी आंख जरूर रोशन थी। तुम्हें कैसे इल्म हुआ? मुझे सब पता है। और फिर कपकपाते अल्फाज के सहारे वो इंकशाफात पर इंकशाफात करती गई। शाहज़ेब पर बचपन से ही जिनजाती आशिक है, जैसे इंसान के साथ उसका हमजाद रहता है या फिर साया। वो शाहज़ेब से मोहब्बत नहीं इश्क करती है। जरताश बहुत ताकतवर है कि किसी के काबू नहीं आएगी। इस पर हर टोना मंतर बेकार है। शाहज़ेब को इस अल्लाह वाली के दिए धागे बांधने का कोई फायदा नहीं। वो धागे खोल लेगी। उस बुढ़िया की लरसती आवाज के साथ उसकी गैर इंसानी नीली आंखों में अजीब सी वहशत उतर आई थी। जहां आरा तो जैसे सकते में आ गई। उसी के हाथों वो अल्लाह वाली मारी जा चुकी है। वो ज़ेब महल के एक एक फर्द को मार डालेगी, मगर तुम्हारे बेटे का पीछा फिर भी नहीं छोड़ेगी। बुढ़िया फिर लरसती आवाज में बोली। चंद रोज पहले बेगम जहां आरा ने ये खबर सुनी थी कि गुज़िश्ता रोज आंधी चली थी। एक मजबूत तनावर दरख्त न जाने कैसे उस अल्लाह वाली पर आ गिरा और वो मर गई। मुरीदों का कहना था कि यह किसी नातीता कुव्वत की कारस्तानी थी। इस मुश्किल से निजात का कोई तो रास्ता होगा ना अम्मा जी। परेशानी और खौफ के आलम में जहां आरा को वो बूढ़ी औरत कोई निजाते दहिंदा लग रही थी। हाँ, एक हल है। उस बुढ़िया ने कांपते हाथों से एक मैले बुसीदा चोखे में से एक बेश कीमत पत्थर जुमुर्द की इंतहाई खूबसूरत अंगूठी निकाली। उसके मुताबिक ये तिलिस्माती अंगूठी थी। इस अंगूठी के बहुत से मोक्कलात मुहाफिज थे। कोई नादीदा मखलूकात, जिन्नात, आसे, परिजात या फिर ऊपरी असर इसके मालिक पर असर नहीं कर सकता था। वो शख्स जिसके पास ये अंगूठी हो हर तरह की शर्मंगेजी से महफूज हो जाता है, मगर पहले उसके धागे उतार देना। बुढ़िया कहकर जा चुकी थी। जहां आरा ने उसकी हदायत के मुताबिक वो धागे उतारकर अंगूठी शाहज़ेब के दाएं हाथ की दूसरी उंगली में पहना दी। अयाम बैस की पहली रात का चांद आसमान के ऐन वस्त में आ चुका था। ज़ेब महल के पाई बाग में यूं चरागा हो रहा था कि रोशन दियों से आरास्ता वो कुआं बिल्कुल नूर का हाला बना हुआ था। वो चरागा अगर इंसानी आंख देख लेती तो चुंधिया जाती। कुएं की मुंडेर पर बड़े बड़े चिराग रोशन थे, यूं जैसे किसी शादी का समा था। एक जिन जाती और खाक जाती की शादी। फिजा में तैरते चिरागों ने दोनों के इर्द गिर्द नूर का हाला सा बना दिया था। जरताश अयाम बैस से पहले धागे खुलवाकर शाहज़ेब को पा लेने में कामयाब हो गई थी। कुछ बहुत गलत और अनहोनी के एहसास ने ज़ेब महल के मकीनों को जगा डाला तो ये रोशनियों का समा उन्हें हैरत में डाल गया। ज़ेब महल का जानशीन शहजादे किसी आन बान लिए एक खूबसूरत दोशीज़ा जो दुल्हन बनी थी उसके साथ बैठा गिरदो पेश से बेगाना था कि जैसे वो इनकी दुनिया का फर्द ही ना था।
ये मंजर देखकर जहां आरा तो धाड़े मार मार कर रो पड़ी। जरूर ऐसी कोई गलती सरजद हो गई थी जो इनका बेटा फिर से जरताश की कैद में चला गया था। वो शाहजेब को पुकारते हुए इसकी तरफ बढ़ी तो उनके दरमियान आग के शोले भड़क उठे। जरताश ने आग का हिसार बना दिया था ताकि उस तक कोई पहुंच ना पाए। वो इश्क जाती बज़ाहिर अपना इश्क हासिल करने में कामयाब हो गई थी कि एक जोरदार आवाज फिजा में गूंजी, बाज आ जा ए सरकश जिन जाती। ये कारी अब्दुल कहार थे, शाहजेब के मौल्लिम। आयात कुरानी जलाली अंदाज में पढ़ते हुए उन्होंने मुट्ठी भर खाक हाथ में उठाई, आयात का दम करते हुए उनकी तरफ उछाल दी। फिजा में एक भयानक दिलदोज नुसवानी आवाज बुलंद हुई, जैसे बहुत सारे शहाब साकिब जमीन से टकरा गए हों। इस भयानक शोर के बाद मुकम्मल खामोशी और तारीकी छा गई। शाहजेब बेहोश होकर घास के नम फर्श पर गिर पड़ा। कुछ देर बाद मंजर वाजे होने लगा तो उससे चंद कदमों के फासले पर एक कमजोर सी लड़की, जिसका चेहरा और बदन जख्मों से चूर था, वो यूं दर्द से करा रही थी जैसे बहुत बेदर्दी से मारा गया हो। कारी अब्दुल कहार मुसलसल विर्द करते जा रहे थे। उनके पढ़ने से जरताश के चेहरे की अजियत मजीद बढ़ जा रही थी। तुझे हुक्म दिया था ना कि बाज रह, मगर तू सरकश और नाफरमान बाज ना आई। अब्दुल कहार सख्त गुस्से में थे। वो शाहजेब के करीब बैठ गए। जरताश की कर्बनाक नजरें शाहजेब पर ही जमी थी। उसे शाहजेब को ना हासिल करने का गम रुला रहा था। मैं शाहजेब को नहीं छोड़ सकती, उसके लफ्जों में आहें थी। जख्मों से चूर बदन सरकश और हर धर्म नजर आ रहा था। कारी अब्दुल कहार को पिछले कई माह से शाहजेब के मुतल्लिक परेशान खुन ख्वाब नजर आ रहे थे। उन्होंने कशफ के जरिए अपने चहीते शागिर्द की हालत मालूम की तो इंकिशाफ हुआ कि वो मुकम्मल तौर पर जरताश के कब्जे में है, और ये सब कुछ जरताश ने इसी तलिस्माती इतर के जरिए किया था जिसे बचपन में ही अब्दुल कहार ने शाहजेब को लगाने से मना किया था। मगर जब बालिग हुआ तो जरताश के इसरार पर लगाने लगा। अगर कभी ना लगाता तो अपने पास रख लेता। इस इतर की ये खासियत थी कि इसके लगाने से शाहजेब की सोचने समझने की सलाहियत बिल्कुल खत्म हो गई थी। उसे हर तरफ जरताश ही नजर आती थी। जरताश को देखने और उसे मिलने की बेकरारी रहती थी। इश्क सरकशी सिखाता है। एक भस्म कर देने वाली निगाह उसके जख्मी वजूद पर डालते हुए कारी साहब गजबनाक अंदाज में बोले थे। शाहजेब का सर उनकी गोद में था। वो अभी तक बेहोश था। इस बात से कतई लायन के बचपन से लेकर जवानी तक इसके साथ क्या हुआ था। जेब महल के बाकी मकीन भी पहुंच गए थे। आज पहली बार वो जरताश को ज़ाहिरी आंख से देख रहे थे, जिसने जेब महल में अरसे दराज से तबाही मचा रखी थी। कशफ के जरिए ही अब्दुल कहार को ये भी मालूम हुआ था कि जरताश ने शाहजेब की खातिर जेब महल वालों का जीना हराम किया हुआ था। नागिन बनकर बेगुनाह लोगों को डसा, बिल्ली की शक्ल में आकर बूढ़ी मुलाजमा को बेदर्दी से मार डाला, अल्लाह वाली के ऊपर दरख्त गिराया, डॉक्टर थॉमसन को भी इंतकाम का निशाना बनाया। जरताश उम्र रसीदा बुढ़िया के रूप में आई थी ताकि शाहजेब के धागे खुलवाकर अंगूठी पहना सके। मैं मजबूर हूँ अपने इश्क के हाथों। उसके अंदाजे गुफ्तगू से बेदिली झलक रही थी और इश्क से बगावत। शाहजेब को होश आ चुका था। वो हैरत से अपने इर्द गिर्द सबको देख रहा था। जरताश को वो अजनबी निगाहों से घूर रहा था, जिसकी नीली चमकदार आंखों से आंसू रवा थे, जो कि हमेशा शाहजेब की कमजोरी रहे थे। वो जो शाहजेब के लिए सारी दुनिया को तहस नहस कर देना चाहती थी, वो उसको पहचान तक नहीं रहा था। इस लड़की को जानते हो शाहजेब? इसका नाम? ना समझी से एक नजर कारी अब्दुल कहार पर डालते हुए, दूसरी निगाह जरताश पर डालते हुए उसने ना में सर को हिलाया कि जैसे वो बहुत अरसे से बेखबरी में रहा था और आज होश में आया है और इस लड़की को जिंदगी में पहली बार देख रहा है। जरताश ने अपनी बेपनाह ताकत से उसे बचपन से अपने काबू में कर लिया था। वो उसे मिठाई और इतर देती थी, जिसकी यही तासीर थी कि शाहजेब उसके लिए बेकरार रहे। लम्हा भर की दूरी उसे निढाल कर देती थी। आग के खाक से इश्क की एक और वजह शाहजेब की बेपनाह खूबसूरती थी। वो मर्दाना वजाहत का नमूना था, जिसे देखते ही जरताश दीवानी हो गई थी। कुछ भी हो जाए, मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगी, वो एकदम बागी लहजे में बोली थी कि जेब महल के मकीन खौफजदा हुए और कारी अब्दुल कहार इश्ताल में आ गए। तो फिर तुझ सरकश की सजा मौत है। जलाल में आते हुए उन्होंने मुट्ठी में मिट्टी भरी और आंखें बंद करके पढ़ने लगे। उनके पढ़ने से वो जिन जाती, इश्क जाती तड़प रही थी।
दर्दनाक अंदाज में कराते हुए वो कर्ब से आंखें बंद कर रही थी, मगर अभी भी अपनी शिकस्त का इकरार नहीं कर रही थी। मैं नहीं छोड़ूंगी इसे, वो टूटे बिखरे अल्फाज में बोली। अब्दुल कहार की मुट्ठी में मिट्टी का रंग सुर्ख हो गया था। उन्होंने आज इरादा कर लिया था जरदाश के मुकम्मल खात्मे का। अभी मिट्टी पर फूंक मारकर वो जरदाश की जानिब फेंकने ही लगे थे कि उन्हें लगा जैसे उन्हें रोक दिया गया हो। वो आंखें बंद करके हालत मुराक़बा में चले गए। मुझे मंजूर है। कुछ देर खामोशी के बाद अब्दुल कहार की बारोब आवाज गूंजी, मगर मुझे मंजूर नहीं। इसी पल जिनजादी भी चिल्लाई थी कि सब मतवज्जा हुए। अब्दुल कहार किससे हम कलाम थे और जिनजादी को इस हालत में भी क्या मंजूर नहीं था। सब हैरान थे। अब्दुल कहार ने आलम तैश में कुछ मिट्टी इसकी तरफ फेंकी तो वो बिलबिला उठी कि जैसे किसी ने आग के वजूद को आग का कोड़ा मार दिया था। वो रोने लग पड़ी। वो उसे इस्तेफामिया निगाहों से घूर रहे थे कि अभी सरकशी बाकी है या जलाकर भस्म कर डालूं। ठीक है, मैं अपनी दुनिया में वापस चली जाती हूँ। अपने जख्मी वजूद को लिए उसने हसरत भरी निगाहों से शाहजेब को देखा था। वो उसके करीब आई। खाक से इश्क की यही सजा है कि आग को दस्तबरदार होना पड़ता है। उसकी नीली आंखों में दुख था, जबकि शाहजेब की आंखों में खौफ ही खौफ था। जरदाश ने अपना जख्मी हाथ बुलंद किया और शाहजेब के दाएं गाल को छू लिया। शाहजेब के लबों से चीख बुलंद हुई। जिनजादी अब जा चुकी थी, पर उसे अपनी मोहब्बत की निशानी देकर। अब्दुल कहार जब हालत मुराक़बा में थे तो जिनजादी जरदाश के वालिदैन, जो कि जिन्नात थे, वो दोनों माफ़ी मांगने आए थे। उनकी माफ़ी तलाफी से अब्दुल कहार ने जरदाश की जान बख्श दी थी, मगर उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि जाते जाते वो शाहजेब को ये नुकसान पहुंचा जाएगी। आज इस किस्से को 7 बरस बीत गए हैं, मगर अयाम बैज की स्याह रातों में जिनजादी का दिया दाग शाहजेब को बेकरार कर देता है। उसका गाल अंगारे की तरह दहकने लगता है कि जैसे उसमें आग भड़क गई हो। इस दाग की जलन सिर्फ कुएं के पानी से दूर होती है, जो इन मखसूस रातों में पानी से भर जाता है, वरना वो कुआं सदा खुश्की रहता है। ये बदनुमा दाग देखकर वो सरकश जिनजादी इश्क से दस्तबरदार होने का बदला ले गई थी कि जो मेरा नहीं हुआ वो अपनी बदसूरती की वजह से उम्र भर किसी और का भी नहीं हो सकेगा। मुझे उम्मीद है व्यूअर्स आपको आज की कहानी बहुत पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दो। कमेंट में बताया करो कि आपको ये डरावनी कहानियाँ किस्से कैसे लगते हैं, क्या आपको पसंद आते हैं। अगर पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को मेहरबानी करके सब्सक्राइब कर दें और अपना बहुत सा ख्याल रखना, अपनी दुआ में याद रखना। ओके, अब कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।